लेकिन विद्युत की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो अग्नि शक्ति ग्रंथ को पढ़े जा रहा था। तभी उसकी नजर उस किताब में दबे एक पेज पर पड़ी। जब विद्युत ने ये देखा तो वो उसे भी खोलकर पढ़ने लगा। लेकिन विद्युत हैरान हो गया था क्योंकि वो कागज खाली था। कोई इंसान खाली कागज को इतना संभाल कर क्यों रखेगा? उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन विद्युत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने सोचा, कहीं ये कोई रहस्यमयी तकनीक तो नहीं है। इसलिए विद्युत ने उस पर अपनी अंदरूनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया, लेकिन अब भी कुछ नहीं हुआ। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने और अधिक अंदरूनी ऊर्जा शरीर से निकाली। इसके लिए उसने अपने शरीर के सभी 40 बिंदु जागृत कर दिए, जिससे उसकी शक्तियां बढ़ गई और उसके शरीर से भारी मात्रा में अंदरूनी ऊर्जा निकलनी शुरू हो गई, जिस वजह से उसका शरीर चमकने लगा और वहां पर रात के अंधेरे में हल्का प्रकाश फैलने लगा। विद्युत अपनी अंदरूनी शक्ति से उस कागज में लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो इस बात से अनजान था कि उस पर कोई छिपकर नजर कर रहा था। दो हरे रंग की परछाई उसे ही देख रही थी। ये परछाई और कोई नहीं, वही रहस्यमयी परछाई और ईरा थी, जो उस समय एक एल्फ में बदली हुई थी। हालांकि यही उसका असली रूप था। तभी वो रहस्यमयी परछाई बोली, मेरे साम्राज्य के बाहर कुछ अनजान शक्तिशाली लोगों की शक्तियों को महसूस किया है। जब ईरा ने ये सुना तो वो हैरान हो गई और उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने कहा, क्या तुम जान पाए कि वो कौन है? ऐसा कहते हुए वो उस रहस्यमयी फिनिक्स को देख रही थी। तभी उस परछाई से आवाज आई। इस पर ईरा ने गुस्से से कहा, साफ शब्दों में कहो। जब उस परछाई ने ईरा के चेहरे के गुस्से को देखा तो वो थोड़ा घबरा गया। हालांकि वो एक विजय स्तर का योद्धा था, जो योद्धाओं में 8वें स्तर पर था, लेकिन फिर भी वो ईरा से सिर झुकाकर बात करता था, क्योंकि ईरा के पिता एक महान योद्धा थे, जिन्होंने अष्ट सिद्धि में से एक को जागृत कर दिया था। इसलिए अब उनकी शक्तियां इतनी थी कि वो एक साथ 4 विजय स्तर की योद्धाओं से लड़ सकते थे। ईरा के पिता ने उसे यह आदेश दिया था कि वो ईरा की रक्षा करे। इसलिए ईरा के सवाल पर वो रहस्यमयी परछाई, जो अपनी शक्ति से रूप बदलकर एक फिनिक्स में बदला हुआ था, बोला, उसमें से एक को आप जानते भी हो और उसकी शक्तियों से वाकिफ हो। वो बहुत बड़े तेजस्वी है, लेकिन उसके साथ एक 8वें स्तर के योद्धा और 5 योद्धा 5वें स्तर के। उनके साथ 8 जादू जानवर भी हैं जो अभी 5वें स्तर पर है, लेकिन एक जानवर 8वें स्तर का ही है जो दिव्य जानवरों की श्रेणी में आता है। इसलिए मुझे लगता है कि आप हमें रोकना चाहिए, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। जब ईरा ने ये सुना तो उसकी आंखें छोटी हो गई और उसकी आंखों में हरे रंग की शक्तियां नजर आने लगी। साथ ही साथ उसके हाथ पर छपा टैटू चमकने लगा, जो एक 3 पूंछ वाली लोमड़ी थी। जब उस परछाई ने देखा कि ईरा की शक्तियां बाहर आने लगी हैं, तो वो घबराते हुए बोला, शांत हो जाइए राजकुमारी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप भूल गई है, अगर आपकी शक्ति बाहर आई तो हम पकड़े जा सकते हैं। उस रहस्यमयी परछाई ने इतना ही कहा था कि विद्युत का शरीर हिलने लगा। उसकी अंदरूनी शक्ति उसी ओर जाने लगी। जब ईरा ने ये देखा तो उसने जल्दी से कहा, जाओ जल्दी यहाँ से, उसने तुम्हें महसूस कर लिया है। जब उस रहस्यमयी परछाई ने ये देखा तो वो हैरान हो गया, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। इसलिए वो तेज रफ्तार में वहां से ऐसे गायब हो गया जैसे वहां कोई था ही नहीं। असल में हुआ ये था कि विद्युत उस कागज को पढ़ चुका था, इसलिए उसका ध्यान आसपास की घटना पर गया और उसने उस रहस्यमयी परछाई की शक्ति को महसूस कर लिया था। तभी विद्युत ने एक तेज आवाज में कहा, कौन है वहाँ? सामने आओ। उसने एक के बाद एक करके ध्रुव, ईरा, लीसा, महेंद्र, वहान सबका नाम लिया। जब उसने देखा कोई भी सामने नहीं आ रहा था तो उसने तेज आवाज में अपने भाले पर बिजली की शक्ति को लाते हुए कहा, देखो, तुम जो भी हो, अगर एक पल में सामने नहीं आए तो फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें जख्मी कर दिया। तभी पेड़ के पीछे से हरे रंग की ड्रेस में एक लड़की का आधा चेहरा सामने आया। जब विद्युत की उस चेहरे पर नजर पड़ी तो उसका गुस्सा शांत हो गया और उसने मुस्कुराकर कहा, ईरा, ये तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मुझ पर नजर रही हो? और इतना कहकर वो ईरा को शक की निगाहों से देखने लगा। हालांकि ईरा सब जानती थी और सामने आने से पहले उसने अपना रूप बदल लिया था, पर उसने अनजान बनते हुए कहा, जब मेरी आँख खुली तो तुम वहाँ नहीं थे और सभी सो रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी
और मैं तुम्हें यहाँ देखने के लिए आ गई। जब विद्युत ने ये सुना तो वो मुस्कुरा कर बोला, कमाल की बात है, मुझे तुम्हारी शक्ति महसूस नहीं हुई, लेकिन मुझे तुम्हारे अलावा किसी और की शक्ति महसूस हुई थी। तभी विद्युत ने हैरानी के साथ इरा को देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें किसी की शक्ति महसूस हुई? इरा ने विद्युत की बात सुनकर अनजान बनते हुए न में सिर हिलाकर जवाब दिया। जब विद्युत ने देखा कि इरा ने न कहा है तो उसने आकाश की ओर देखा कि रात का तीसरा पहर खत्म होने वाला है। तो उसने इरा से कहा, सभी चलने वाले हैं, इसलिए तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, नहीं तो तुम कल मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाओगी। ये सुनकर इरा वहां से जाने लगी और उसने जाते वक्त एक बार विद्युत की ओर मुस्कुराहट के साथ देखा। इधर इरा के जाने के बाद विद्युत ने राहत की सांस ली और कागज में लिखी बात को फिर से पढ़ने लगा। अग्निमूल तत्व को जागृत करने का एक और तरीका है, जिसके अनुसार कोई योद्धा अग्निमूल तत्व के छठवें स्तर की मणि हासिल कर लेने के बाद और उस मणि की ऊर्जा को अपनी अंदरूनी ऊर्जा से काबू कर ले तो वो अग्निमूल तत्व की शक्ति को हासिल कर हमले में इस्तेमाल कर पाएगा। ऐसा करने के लिए योद्धा को अपनी 80 बिंदु चक्रों और अपने तीसरे चक्र को जागृत करना होगा। जैसे उसके चक्र जागृत होते जाएंगे उसकी अग्नि ऊर्जा का विकास होगा। हालांकि तीसरे स्तर पर अग्नि ऊर्जा हासिल करने पर अग्नि मूल तत्व की शक्ति किसी 8वें स्तर के योद्धा के मुकाबले कम होती है, लेकिन इस तरह जब कोई इंसान अग्नि मूल तत्व की ऊर्जा पर काबू करने के बाद 7 चक्रों को जागृत कर ले तो किसी 8वें स्तर वाले योद्धा का भी सामना कर सकता है। लेकिन ये ऊर्जा एक पिघलते लावा से भी ज्यादा गर्म होती है, इसलिए इसे काबू करने के लिए एक बर्फ मूल शक्ति के दिव्य जानवर का खून और एक महाशक्ति सीरम की जरूरत होती है। विद्युत ने आंख बंद किए हुए अपनी शक्तियों की मदद से जब ये पढ़ा तो वो हैरान हो गया और उसकी आंखें अचानक खुल गई। वो सोचने लगा कि क्या सच में एक महाशक्ति सीरम किसी की शक्तियों को एक 7 स्तर की योद्धा की शक्तियों में बदल देता है। इस बारे में सोचते हुए उसे वक्त का पता ही नहीं चला और न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब सूरज आकाश में नजर आया तो विद्युत के चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ी तो उसकी आंख खुली। जब विद्युत ने देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो रात को बाहर चट्टान पर ही सो गया था। ये सोचकर उसने हड़बड़ाते हुए अपने आसपास अग्नि शक्ति ग्रंथ को देखा, लेकिन वो उसके पास नहीं था। ये देखकर उसके होश उड़ गए और वो मन ही मन सोचने लगा कि कहीं वो अग्नि शक्ति ग्रंथ किसी गलत हाथ में तो नहीं पड़ गया, जिस कारण उसके मन में अजीब से ख्याल आने लगे और वो सोचने लगा कि वो आचार्य को क्या जवाब देगा जब आचार्य उससे उनके बनाए अग्नि शक्ति ग्रंथ के बारे में पूछेंगे। उसके चेहरे पर उदासी और परेशानी दोनों नजर आने लगी। तभी एक लड़की की हंसने की आवाज सुनी। जब विद्युत का ध्यान उस हंसने की आवाज पर गया तो उसे थोड़ा अजीब लगा और उसे गुस्सा आने लगा। तभी एक गोरा हाथ उसके सामने आया। उसने उस हाथ में अग्नि शक्ति ग्रंथ को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। उसने जल्दी से उस ग्रंथ को अपने पास अंगूठी में रख लिया। अग्नि शक्ति ग्रंथ को वापस पाने के बाद उसने राहत की सांस ली। विद्युत ने देखा कि ये लड़की और कोई नहीं इरा थी तो उसने शुक्रिया अदा किया। विद्युत ने बातों ही बातों में उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम नहीं जानती इरा, ये ग्रंथ मेरे लिए कितना जरूरी है। अगर तुम आज इसे मुझे नहीं देती तो शायद मैं आज एक खास इंसान का भरोसा खो देता। इस पर इरा ने कहा, पहले तो मेरा हाथ छोड़ो। जब विद्युत ने ये सुना तो उसे ये महसूस हुआ कि उसने कितनी देर से इरा का हाथ पकड़ा हुआ है। ये ख्याल आते ही उसने इरा के हाथ को छोड़ा और अपनी नजर को चुराते हुए उससे माफी मांगी। ये देख उसने जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लिए। तभी इरा ने धीरे से विद्युत से कहा, वैसे मैंने ये ग्रंथ पढ़ लिया है, इसलिए तुम नाराज मत होना और उन चीजों में से एक चीज का इंतजाम मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। तुम्हारे पास वो कौन सी चीज है जो मुझे अग्नि मूल तत्व हासिल करने में मदद कर सकती है? इस पर एक पल के लिए इरा हैरान हो गई और उसने मन ही मन कहा, ये कितना चालू है। अभी तो ये मुझ पर नाराज होने वाला था, लेकिन जैसे मैंने इसे बताया कि मेरे पास इसके काम की चीज है तो इसके चेहरे के भाव ही बदल गए। जब इरा ने विद्युत को इतना उतावला होते देखा तो उसने कहा, मेरे पास 7वें रैंक की दिव्य जानवर का खून है जो बर्फ मूल शक्ति का है। जब विद्युत ने ये सुना तो उसने हड़बड़ाते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन इरा ने तुरंत उससे 2 कदम पीछे ले लिए और कहा, अरे रुको, मेरे पास वो चीज है पर वो अभी मेरे पास नहीं है। मैं इस मुकाबले के बाद तुम्हें बर्फ मूल शक्ति के जानवर का खून दे दूंगी।
इसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा विद्युत। हीरा, तुम नहीं जानती तुमने मेरी कितनी मदद की है। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हारा यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। जब हीरा ने ये सुना तो वो मुस्कुरा कर बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है विद्युत, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं जानती हूँ ये चीज कितनी भी अधिक कीमती क्यों ना हो, पर मेरी जान से ज्यादा कीमती नहीं है। जब मेरे दल के लोग मुझे लेने आएंगे तो मैं तुम्हें वो चीज से लेकर दे दूंगी। जब विद्युत ने हीरा की बात सुनी तो उसने सिर हिलाकर हाँ में इशारा किया। तभी एक लड़के की आवाज ने सुनाई। विद्युत ने देखा कि सभी लोग सामान को इकट्ठा करके वहां से जाने के लिए पैकिंग करने लगे थे और विद्युत को बुला रहे थे। कुछ देर बाद सभी लोग जंगली इलाके से निकलकर साम्राज्य की सरहद पर पहुंचे। इस बार उन्हें वहां कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि साम्राज्य में मुकाबले की देखरेख बुजुर्ग द्रोण कर रहे थे। इसलिए वो एक दिन पहले ही यहाँ से साम्राज्य की ओर चले गए थे। कुछ समय बीतने के बाद उन्हें साम्राज्य के अंदर शक्ति महल का रास्ता नजर आया। विद्युत ने आसपास नजर उठाकर देखा कि बहुत से योद्धा उसी रास्ते से शक्ति महल के मैदान की ओर जा रहे थे। विद्युत ने देखा कि ज्यादातर योद्धाओं के पास आम और पहले स्तर के जानवर ही थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास कोई भी जानवर नहीं था, इसलिए वो जानते थे कि कोई भी कारण क्यों न हो वो अब मुकाबले से बाहर हो चुके थे। जब विद्युत शक्ति महल के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा एक बहुत लंबी लाइन बनी हुई थी और ज्यादातर जानवर जिनका रैंक एक स्तर का था उनको भी मुकाबले से बाहर कर दिया गया था। वो लोग साम्राज्य के इस फैसले से नाराज होकर अपने दल के साथ वापस लौट रहे थे। वो जाते हुए साम्राज्य को बुरा भला कह रहे थे। तभी एक लड़के ने तेज आवाज में कहा कि ये एक जानवर भेड़िया है और आप कह रहे हो कि ये आपके नियम के खिलाफ है। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, ये जानवर ताकतवर है लेकिन ये अपना स्तर 4 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। ये कोई खास जानवर नहीं है बल्कि ये अपनी कमजोरी की वजह से ग्रुप में शिकार करते हैं। तुम्हें नियम पहले ही बताया गया था कि हम उसी इंसान को अंदर जाने देंगे जिसके जानवर में 5वें स्तर तक विकसित होने की काबिलियत होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने ताकतवर जानवर को काबू में किया है और ये करना कितना मुश्किल था। ये देख लड़के ने कहा, मैं ये नियम नहीं मानता। तभी एक जोरदार आवाज वहां गूंजी। वो इंसान हवा में उड़कर वहां आया। ये वही बूढ़ा बुजुर्ग था जो जानवरों की शक्ति की जांच कर रहा था। उसने तेज आवाज में कहा, अगर तुमने साम्राज्य के नियम का एक बार और मजाक बनाया तो मैं अभी तुम्हें जान से मार दूंगा, भले ही तुम कितने ही ताकतवर दल या समूह से हो। ये बूढ़ा आदमी बुजुर्ग जिहाद था। धीरे धीरे लाइन छोटी होती गई। तभी वहाँ एक शोर सुनाई देने लगा और एक पालकी वहाँ आकर रुकी। किसकी पालकी आई है वहाँ जो शोर होने लगा? क्या विद्युत का दिव्यनाग नागेश मुकाबले के लिए तैयारियों पर खरा उतरेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ विद्युत शक्ति महल तक पहुंच गया था कि तभी वहाँ शोरगुल होने लगा और एक पालकी वहाँ आकर रुकी। जब विद्युत की नजर उस पालकी पर गई तो वो सोचने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी खास शख्सियत इस पालकी में सवार होकर आई है जिसने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया है। चंद लम्हों में एक सुंदर सी लड़की पालकी से बाहर आई जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लड़कों के दिल धड़कने लगे। हालांकि सभी जानते थे कि वो साम्राज्य की राजकुमारी है, लेकिन फिर भी वो अपना ध्यान उसकी खूबसूरती पर से हटा नहीं पा रहे थे। जब हीरा ने देखा विद्युत का ध्यान भी बाकी लड़कों की तरह ही राजकुमारी की ओर है तो उसे जलन महसूस होने लगी। तभी अचानक विद्युत के मुंह से एक दर्द भरी धीमी आवाज निकली और विद्युत का ध्यान छोटे सांप पर चला गया। उस छोटे दिव्य सांप ने विद्युत की कलाई पर काटा था क्योंकि उसे भूख लग रही थी। ये देख विद्युत ने गुस्से से अपने मन में कहा, ये नागेश भी मौके का पूरा फायदा उठाता है। इसकी भूख तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसलिए उसने अपनी अंगूठी से खून की आधी बोतल निकाली और दिव्यनाग नागेश को दे दी। नागेश ने विद्युत के गुस्से को नजरअंदाज कर शांति से खून पिया और सो गया। इधर जब हीरा ने ये दृश्य देखा तो वो भी हंसने लगी।
जब विद्युत ने हीरा को हंसते हुए देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई, पर वो कुछ भी नहीं बोला और मंच पर परिणाम की घोषणा का इंतजार करने लगा। हीरा ने मन ही मन में कहा, राजकुमारी क्या इतनी खूबसूरत है जो सभी मर्द उसको नजरें फाड़ कर देख रहे हैं? कम से कम अपनी इज्जत का ख्याल तो कर लेते। राजकुमारी ऐश्वर्या अपनी मधुर अदाओं से आस-पास मौजूद सभी की नजरों को नजरअंदाज करते हुए चली जा रही थी कि तभी उनकी नजर विद्युत पर पड़ी और वो मुड़कर विद्युत के पास आने लगी। विद्युत ने राजकुमारी को करीब आते देखा तो वो मुस्कुराने लगा। जब आस-पास के लड़कों ने ये देखा तो उनका दिल टूट गया और उन्हें विद्युत पर गुस्सा आने लगा। कुछ ही पलों में राजकुमारी विद्युत के करीब आ चुकी थी। तभी दिव्यनाग अचानक उठ गया और राजकुमारी ऐश्वर्या को देख उसकी आंखों में हरी चमक आ गई, जिसे देख विद्युत ने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया कि कहीं वो राजकुमारी पर हमला न करे। विद्युत के इस व्यवहार से छोटा दिव्यनाग चौंक गया। तभी उसकी नजर राजकुमारी के चारों ओर उड़ रही एक गोल्डन आई बटरफ्लाई पर पड़ी। वो सुनहरे रंग से चमक रही थी और उसके पंखों पर सुनहरे रंग की आंख का चित्र बना था। जब विद्युत ने नागेश की तरफ देखा तो उसकी नजर भी राजकुमारी के चारों ओर घूम रही तितली पर पड़ी। जब विद्युत की नजर उन आंखों पर पड़ी तो उसे बड़ा अजीब सा फील होने लगा, इसलिए उसने तुरंत उसके पंखों से अपनी नजरें हटाई और राजकुमारी की तरफ देखा। राजकुमारी ने भी विद्युत को मुस्कुरा कर देखा और बिना कुछ बोले मंच की तरफ अपने कदम बढ़ाए। मंच पर पहुंचते ही बुजुर्ग जिहाद ने राजकुमारी को मुस्कुरा कर देखा। एक पल के बाद उन्होंने उस लड़के को देखा जो बहस कर रहा था और कुछ योद्धा सैनिकों से कहा, इस बदतमीज लड़के को साम्राज्य से बाहर खदेड़ दो। आज के बाद इस पर साम्राज्य में आने की बंदिश लगाई जाती है। जब सैनिकों ने बुजुर्ग जिहाद की बात सुनी तो वो उस लड़के को पकड़कर घसीटते हुए शक्ति महल के बाहर ले गए। इसके बाद बुजुर्ग जिहाद ने राजकुमारी को देखते हुए कहा, राजकुमारी ऐश्वर्या इस राउंड में पास हुई है। उन्होंने एक सुनहरी गोल्डन आई तितली पर काबू किया है। ये अग्नि मूल शक्ति की दानवी प्रकृति की तितली है और ये एक हद तक 7 रैंक तक विकसित होती है। उसके बाद इसकी क्षमता पर निर्भर करता है। इसके बाद कुछ लड़के इसी राउंड में अपनी बारी आने पर आते गए और अपना निर्णय सुनकर सिर हिलाकर जाते रहे। किसी ने भी इससे पहले का नजारा देखकर विरोध करने की हिम्मत नहीं की। ये सब कुछ काफी देर तक चला। तभी शक्ति महल में अचानक गर्मी और ठंड का एहसास हुआ, जिस कारण सभी का ध्यान उस तरफ गया। जब सबने देखा तो वो हैरान हो गए। 2 लोमड़ियां जो बेहद खूबसूरत और शक्तियों में भरी, एक बर्फ की तरह सफेद और एक अग्नि की तरह गर्म थी, उन्होंने प्रवेश किया। उनके साथ ही लाल और सफेद ड्रेस पहने 2 लड़कियां आगे आईं। ये और कोई नहीं, 2 जुड़वा बहने नायरा और मायरा थी, जिन्हें देखकर आचार्य थामा बोले, ये तो कमाल है। ये दोनों लोमड़ियां अनोखे जानवर हैं। ये जन्म से ही अपने मूल तत्व के साथ पैदा होते हैं और इनकी मिलीजुली शक्ति किसी नए रैंक स्तर के योद्धा को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। जब सभी लोगों ने आचार्य थामा की बात सुनी तो वो हैरान हो गए। उसके बाद शक्ति महल की भूमि कांपने लगी और जब सबने ये देखा तो वो डरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया हो। लेकिन बड़ी अजीब बात थी, उसके साथ कदमों की आवाज भी आ रही थी। तभी एक लड़का डरते हुए बोला, लगता है ये इमारत गिरने वाली है। भागो, जिसको भी अपनी जान बचानी है। उस कंपन की वजह से वहां उपस्थित लगभग सभी योद्धा घबराने लगे थे, लेकिन जिन्होंने अपने दूसरे स्तर के चक्र को जागृत कर लिया था, उन्हें महसूस हुआ कि ये कोई ताकतवर जानवर है जिसका शरीर विशाल है। तभी एक बड़ा 9 फीट का गोरिल्ला वहां नजर आया, जिस पर एक बड़ा सख्त कवच लगा था और उसके माथे पर एक रूबी क्राउन था। बुजुर्ग जिहाद ने कहा, लड़के तुम पास हुए, अब इस जानवर को अंदर लाने की जरूरत नहीं है। असल में बुजुर्ग जिहाद नहीं चाहते थे कि इस इमारत को कोई भी नुकसान पहुंचे। एक के बाद एक ताकतवर योद्धा वहां आए और अपनी शक्ति की मदद से काबू किए अनोखे जानवर लाते गए। तभी वहां 2 परछाई नजर आई जो तेजी के साथ मंच के पास आकर रुकी। उन दोनों परछाई को देखकर भीड़ से आवाज आई, ये तो तेजस्वी होगा। और तभी मंच पर उड़ी धूल को बुजुर्ग द्रोण ने हाथ हिलाकर अपनी शक्ति की मदद से हटाया। तेजस को देख बुजुर्ग द्रोण ने कहा, तुम आराम से भी तो आ सकते थे। लेकिन तेजस ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर बेरहमी थी और आंखों में तूफान भरा था। तेजस ने शांत भाव से कहा,
बुजुर्ग द्रोण, क्या मैं पास हुआ? बुजुर्ग के मुंह से पास का इशारा सुनकर वो वहाँ एक पल भी नहीं रुका और पहले से भी अधिक तेज रफ्तार में चला गया। उसकी रफ्तार को देख विद्युत हैरान रह गया और उसने नागेश से कहा, ये तो शक्ति के मामले में बहुत जल्द तीसरा स्तर भी पार कर जाएगा। ये काफी ताकतवर है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। छोटे दोस्त, क्या तुमने इस पर गौर किया? जब मंच पर बैठे आचार्य थामा और ऋतिक वेदा ने उसे जाते देखा तो वो भी उसकी रफ्तार को देख बोले, ये लड़का बहुत जल्द अपना तीसरा चक्र भी जागृत करने वाला है। इसका मतलब राजकुमारी तो क्या, इनमें से बहुत से योद्धा इसके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। इस पर आचार्य थामा मुस्कुरा कर बोले, अभी बहुत योद्धा बाकी है। ये जवान पीढ़ी काफी ताकतवर है। जिस पर सिल्वर टाइगर ने कहा, हाँ, इस बार तो मैं भी ये नहीं कह सकता। अगर मैं दूसरे स्तर पर होता तो रफ्तार के मामले में शायद मैं भी इसे ना हरा पाता। सिल्वर टाइगर की बात सुन महान ऋतिक वेदा ने तेजस के जानवर की तरफ इशारा करते हुए कहा, टाइगर, क्या तुम बता सकते हो कि ये कौन सा दिव्य जानवर है? ये अंधेरी दुनिया का जानवर द ब्लैक शैडो टाइगर है। ये अजीबोगरीब जानवर है जो लोगों को मारकर उनके शक्ति चक्रों को निगल जाता है। ये बेरहम है। मैं नहीं जानता इसने खुद को किसी और को काबू कैसे करने दिया। बुजुर्ग जिहाद ने ज्यादा देर न करते हुए अगला नाम लिया तो सबका ध्यान विद्युत की ओर गया। कुछ लोग कहने लगे, अरे ये तो वही लड़का है ना जिसने बुजुर्ग द्रोण से बहस की थी। तभी एक लड़का भीड़ से बोला, लेकिन मुझे इसमें कुछ खास नजर नहीं आता। कितना छोटा है। तभी दूसरा लड़का बोला, अरे नहीं भाई, मैं उस वक्त वही था। इसकी शक्ति बिजली की मुल्की है। मुझे यकीन है ये जरूर कुछ धमाल करेगा, देखना। तभी उसके बगल में एक लड़का बोला, पर मुझे तो इसका काबू किया हुआ जानवर नजर नहीं आ रहा है। विद्युत लोगों की बातों को नजरअंदाज कर मंच की ओर बढ़ने लगा। वो बड़े शांत अंदाज में मंच की तरफ बढ़ा, जिस वजह से बहुत से लड़के उसका मजाक तक उड़ाने लगे। शोर की वजह से विद्युत के हाथ पर लिपटे सांप की नींद खुली और उसकी आंखों में हरी चमक आने लगी। जब विद्युत मंच पर पहुंचा तो बुजुर्ग जिहाद ने कहा, लड़के, तुमने किस तरह के जानवर पर काबू किया है? इस पर विद्युत ने दिव्य सांप को सामने की तरफ आगे किया। वो सांप देखने में आम नजर आ रहा था क्योंकि कोई भी उसकी शक्तियों को तब तक महसूस नहीं कर सकता था जब तक वो अपनी शक्तियों को बाहर नहीं लाता। ऐसी शक्ति उसके पास एक 5वीं रैंक की सर्प दिव्य नागमणि होने के कारण थी जो उसकी माँ ने उसे दी थी। जब बुजुर्ग द्रोण ने ये देखा तो उन्होंने हंसते हुए कहा, कमाल है, ये सांप तो काफी छोटा है। लड़के, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खासियत है। क्या तुम पिछले 7 दिनों में इस मामूली सांप को ही काबू कर पाए? ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सांप शायद ही पहले स्तर का भी होगा। बुजुर्ग द्रोण ने विद्युत के पास नन्हे सांप को देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। इसलिए उन्होंने विद्युत का अपमान करने की नियत से बुजुर्ग जिहाद को रोका और आगे आने लगे। उन्हें अपनी ओर आते देख बुजुर्ग जिहाद का ध्यान उनकी ओर गया। उन्हें ऐसे देख बुजुर्ग द्रोण बोले, क्या मैंने कुछ गलत कहा बुजुर्ग जिहाद? जी मैं कुछ समझा नहीं। ये लड़का मामूली नहीं है जिहाद। इसकी शक्तियाँ काबिले तारीफ हैं। प्रवेश परीक्षा के दौरान इसने यहाँ उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया था। इधर दोनों बुजुर्गों को बात करते देख ऊंचे मंच पर बैठे आचार्य थामा और महान ऋतिक वेदा, नागा अर्जुन और अन्य लोगों का ध्यान भी उस ओर गया। जब बुजुर्ग जिहाद ने ये सुना तो वे काफी हैरान हुए और सामने खड़े लाल कोट पहने लड़के को देखने लगे। इससे पहले कि बुजुर्ग जिहाद कुछ कहते, बुजुर्ग द्रोण ने उस सांप की पूंछ पकड़ी और हवा में उसे उठाते हुए कहा, मुझे लगता है हमें करीब से इसकी जांच करनी चाहिए, नहीं तो इंद्रपुरी साम्राज्य के शक्ति परीक्षण मुकाबले पर उंगली उठ सकती है। असल में पिछले दिनों हुई बेइज्जती के कारण बुजुर्ग द्रोण विद्युत से अपना बदला लेना चाहते थे। वो विद्युत को उकसाने की कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरह से उन सबके सामने हमला या कोई गलती करे जिसका फायदा उठाकर उसे साम्राज्य से बाहर फेंकवाकर अपना बदला ले सके। विद्युत बुजुर्ग द्रोण के इरादे समझ चुका था, इसलिए जब बुजुर्ग द्रोण ने छोटे दिव्य नाग की पूंछ पकड़कर उसे ऊपर उठाया तो उसने बुजुर्ग द्रोण को रोका नहीं, बल्कि वो खुद कुछ कदम पीछे हट गया। इसके बाद वो अपने शरीर से शक्तियां निकालने लगा। ये शक्तियां दिव्य छोटे नाग के गुस्से से बचने के लिए थी।
इधर जब देव छोटे नाग ने इस तरह अपने आप को पूंछ से लटकते हुए देखा, उसे गुस्सा आया। इसके साथ ही उसके शरीर पर हरे रंग की रेखा बननी शुरू हो गई और उसका शरीर हरी रोशनी से चमकने लगा। उस रोशनी के साथ पूरे शक्ति महल में एक हरी धुंध नजर आने लगी, जिससे उस महल के हॉल में बहुत से योद्धाओं को घुटन महसूस होने लगी और मामूली जानवर जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। जब नागा अर्जुन ने ये दृश्य देखा तो उनके माथे पर परेशानी नजर आने लगी। उनके चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि आचार्य थामा मुस्कुरा रहे थे और महान ऋतिक वेदा भी महान थामा को ही देख रहे थे। इसलिए नागा अर्जुन से रहा नहीं गया और वे बोले, महान ऋतिक वेदा कुछ कीजिए। अगर इन जवान पीढ़ी के योद्धाओं को कुछ हुआ तो शायद इस साम्राज्य का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। जब महान ऋतिक वेदा ने ये सुना तो उन्होंने अपनी शक्तियों से उस सांप के चारों ओर कवच बना दिया। लेकिन उन शक्तियों को महसूस करते ही छोटे दिव्य सांप ने तुरंत अपना रूप बदला और वो एक 15 फुट के नाग में बदल गया और बुजुर्ग द्रोण के शरीर के चारों तरफ लिपट गया, जिस वजह से ऋतिक वेदा ने दोनों के चारों ओर कवच बना दिया, जिससे हवा में जहर की मात्रा कम होने लगी। लेकिन तभी अचानक सब और भी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि एक खतरनाक और रौबदार आवाज में छोटे सांप ने अपने शरीर के 7 बिंदु जागृत करते हुए कहा, बड़े लोग तेरी इतनी हिम्मत कि तू निर्वीर नामों के राजकुमार का मजाक है। तू कलेवी शक्ति के 5वें स्तर का योद्धा है, पर तू शायद भूल गया कि मैं कौन हूँ। मैं उस नागों के महान योद्धा जिसने महारानी देव के साथ इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। उनका वंशज नागेश हूँ, जिस दिव्य नागिन की वजह से कालेश्वर की काली घाटी के जंगल में आने की हिम्मत नहीं करता, मैं उसका बेटा हूँ। इसलिए तूने जो मेरा अपमान किया है तो मैं तुझे ऐसी जिंदगी दूंगा कि तू मरने की दुआ मांगेगा। तुझे बहुत घमंड है कि तू एक 5 चक्रधारी योद्धा है। आज मैं तेरी पूरी ऊर्जा को तेरे शरीर से खींच लूंगा और तू ये जानता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि सर्व जाति की खासियत यही है कि वो अपने चक्रों को नहीं बल्कि अपने शक्ति बिंदुओं को पहले जागृत करते हैं। मैं अपने इतने शक्ति बिंदुओं को जागृत कर चुका हूँ कि तेरा सामना कर सकता हूँ। भले ही कुछ वक्त के लिए सही, पर ये वक्त तेरे लिए काफी है। बुजुर्ग द्रोण की आंखों में खौफ था और उनकी नजर महान ऋतिक वेदा की ओर थी। क्या जान बच पाएगी बुजुर्ग द्रोण की? बड़े ही दिलचस्प और रोमांचक मोड़ पर